अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के रवैये में अचानक एक बड़ी और मस्बत तब्दीली नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान इस मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि हुकूमत कठपुतली और बेख्तियार है, इसलिए मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ फौजी क़यादत से करेंगे क्योंकि ताकत और इख्तियार उन्हीं के पास है। मगर तहरीक इंसाफ को फौजी क़यादत की तरफ से एक दफ़ा भी मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार इमरान खान हुकूमत से ही मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हो गए हैं, मगर इत्तिहादियों के ज़रिए। आज अडियाला जेल में वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकराती अमल की सरबराही सौंप दी है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लिंक पर इमरान खान से बराह रास्त कहा था कि वो सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ वहाँ करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। जबकि पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन ने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या मैंडेट है कि वो सियासी प्रपोजल्स दें और सियासी बात करें। जबकि साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि फॉर्म 45 वालों से बात नहीं करेंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं है, चौकीदार खुद को घर का मालिक समझ ले तो फिर उसी से बात करेंगे। मगर अब तहरीक इंसाफ के सख्त रवैये में नरमी और लचक नजर आ रही है। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों के जरिए रजामंद हो गए हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमने इमरान खान को बताया कि दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग ज़रूरी है, तो इमरान खान ने हमारी बात से इत्तफाक किया। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑप्शन दिया है वो भी ज़ेरे गौर है, लेकिन मुज़ाकरात करना PTI का अपना फैसला है। इस पर सहाफ़ी ने पूछा कि मुज़ाकरात की ऑफ़र कहीं से हुई है या आपका अपना फैसला है, तो बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात की ऑफ़र कहीं से नहीं हुई, यह हमारी अपनी सोच है कि डायलॉग के साथ आगे बढ़ना है। हमारा महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ अलायंस है, उनको एतमाद में लेंगे। मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर ही होंगे और PTI खुद भी उसका आगाज़ कर सकती है। बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ़ पिघल रही है, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। इसके बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान और अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात की सरबराही करेंगे। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का अदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुकता है ही नहीं। असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात हैं, तीसरा कोई नुकता फिलहाल नहीं है। ईद के बाद अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। आम बात यह भी है कि इमरान खान मुसलसल ये कह रहे थे कि उन्हें अडियाला जेल में डेथ सेल में रखा गया है, मगर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि उन्हें डेथ सेल में नहीं बल्कि डेथ सेल के साथ रखा गया है। डेथ सेल की दीवार उनके सेल के साथ है। इमरान खान के मुताबिक वो जेल सुप्रिटेंडेंट, IG जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान का मजीद कहना था कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। सुप्रिटेंडेंट जेल और उसके साथ दीगर लोग नून लीग के आदमी हैं। IG जेल खाना जात और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुझे जेल में कैदी खाना बनाकर देता है। 6 लोगों से ज़ायद लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए कई लोग जेल में आते थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि सब मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, अब फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवाया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PTI के लोग जहाँ कन्वेंशन करते हैं वहाँ उनको उठा लिया जाता है। इमरान खान ने कहा कि 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर दावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी करें,
मुल्क भर में एहतजाज होगा। इमरान खान ये बातें भी कर रहे हैं, मगर आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त उनकी तरफ से अपनी पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों के जरिए ग्रीन सिग्नल देना है। जबकि हुकूमत मुतादिद बार पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है, जिसे तहरीक इंसाफ मुसलसल ठुकरा रही थी, मगर अब खुद पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का इशारा दिया गया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ भी जानेंगे, मगर पहले बात करेंगे फॉर्म 45 के तनाज़े की, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नून लीग और इलेक्शन कमीशन के हवाले से सख्त रिमार्क सामने आए हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों MNAs की ट्रिब्यूनल बदलने की दरख्वास्तें कबूल कर ली थी और उनके केसेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से वापस लेकर रिटायर्ड जज जस्टिस शकूर पराचा को मुंतकिल कर दिए थे, जिन्हें 7 जून को नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर तैनात किया गया था। और दिलचस्प बात यह थी कि 7 जून को ही इलेक्शन कमीशन ने तीनों MNAs के केसेस का फैसला भी महफूज किया था, यानी नया ट्रिब्यूनल उसी दिन बना दिया गया जिस दिन केस का फैसला महफूज किया गया, हालांकि फैसला सुनाया नहीं गया था। और आज जब इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक नए सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और फिर अगली समाअत तक नए ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि जज से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। दरख्वास्त में जज से मुताल्लिक नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। खुदा का खौफ करें, आप हाई कोर्ट के एक जज से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। जज पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया गया। अब बताएं कि क्या अकरबा परवरी की? इस लेवल पर गिर गए हैं कि अपना केस इधर से उधर करने के लिए जज पर ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए। इन इल्ज़ामात पर बयान हल्फी भी लगा दिया गया और अगर ये इल्ज़ाम गलत हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। अपने फ़ायदे के लिए आप एक जज पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये इल्ज़ामात गलत हुए तो क्या रुकने असम्बली को इसके नताइज मालूम हैं? वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे। अंजुम अकील कहाँ हैं? अगली समाअत पर अंजुम अकील खान खुद अदालत में पेश हों, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल इस केस में आइंदा समाअत पर खुद पेश हों। इलेक्शन कमीशन भी किसी अच्छे वकील को तैयारी के साथ पेश करे। इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मज़ीद समाअत 24 जून तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद से नून लीग के MNA अंजुम अकील खान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो बतौर ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे, उनसे अपना केस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की थी, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर तासुब बरतने, गैर ज़रूरी जल्दबाजी दिखाने और गैर जानिबदारी से काम ना करने का इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो अकरबा परवरी और फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, जिस पर आज अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और अंजुम अकील को अगली समाअत में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब आज इद्दत केस की समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने रिमार्क दिए हैं कि हर सूरत में अगली समाअत में इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ऑफर, इस पर बात करेंगे। आज खुद इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और साहब, क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब इस बात के लिए राज़ी हुए कि मुज़ाकरात हुकूमत से किए जाएँ? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, खान साहब पहले दिन से ये बात करते आए हैं कि वो सियासी जमात हैं और वो डायलॉग में यकीन रखते हैं। इस वक्त आपने जो इंट्रो में बात की है कि हमने हुकूमती जमातों के साथ कोई बातचीत की बात की है, तो ये एक कन्फ्यूजन है। इसमें मैं बिल्कुल इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं। आज जब पैगाम पहुंचा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो खान साहब के सामने सिर्फ मुज़ाकरात की बात आई। उसमें किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके बारे में कोई बात क्लैरिटी के साथ नहीं थी। तो खान साहब ने कहा कि अगर इत्तेहादी किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से उनको गो अहेड है और वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, मगर आज अली मोहम्मद खान साहब ने निकलकर जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई ये हमारे मुतालबात हैं। सब तो ये मुतालबात हुकूमत से ही होंगे, इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं कर रही तो और किससे फिर मुतालबात होंगे? इत्तेहादियों से तो नहीं होंगे? देखिए, ये मुतालबात हमारे बहुत पहले से हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। खान साहब ने खुद रिपोर्टर से बात करते हुए हमेशा ये बात की है और कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात की थी। हमारे यहाँ बुनियादी मसला क्या है? इस वक्त बुनियादी मसला है ही ये कि हम ये समझते हैं कि जो मैंडेट हम 8 फरवरी को लोगों ने हमें दिया, पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया, वो मैंडेट चोरी करके किसी और जगह पर पहुंचा दिया गया। अब किसने पहुंचाया है वो आपको पता है। वो मैंडेट आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब बात की जाती थी, डायलॉग की बात की जाती थी, तो फिर डायलॉग मुशर्रफ और अस्करी क़यादत के साथ होता था।
इस वक्त भी उसी किस्म की सूरत हाल है कि वो लोग जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, उनके इख्तियार तो आपने देख लिया कि पेट्रोल जो है वो 15 रुपए वो अनाउंस करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो 4 रुपए था। तो उनके पास तो अपना कोई इख्तियार ऐसा सच है नहीं। तो बाकी जो मीनिंगफुल डायलॉग हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। खान साहब ने जो मगर किससे, क्योंकि पटो साहब थोड़ी सी, क्योंकि आप खुद मौजूद थे, इसलिए मैं ज़ाहिर क्लैरिटी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सुना देता हूँ कि गौहर खान साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा है मुलाकात के बाद, ताकि आप जरा क्लियर कर सके कि खान साहब का क्या मकसद था। ये जरा सुनिएगा। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का अदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुकता है ही नहीं। असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुकता फिलहाल नहीं है। ईद के बाद अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। ये बताइए पटेल साहब, अब अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात को लीड करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं करेंगे मुज़ाकरात, हुकूमत से ही करेंगे ना? देखिए जी, इसमें गौहर खान साहब की बात भी वाज़ेह है और अली मोहम्मद खान साहब की, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। मैं भी वही आपसे बात कर रहा हूँ कि खान साहब ने मुज़ाकरात की बात जरूर की है, लेकिन मीनिंगफुल मुज़ाकरात की बात की है। मीनिंगफुल मुज़ाकरात अब किसके साथ हो सकते हैं? यकीनी तौर पर उसी के साथ हो सकते हैं जिसके पावर में, अख्तियार में कोई चीज़ है। तो यहाँ इस हुकूमत के पास तो इतनी कोई चीज़ नहीं है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपने तरफ से कुछ दे सके हमें। जाहिर है जिन लोगों के साथ इख्तलाफ हो उन्हीं के साथ बात की जाती है, जिनके पास पावर हो उन्हीं के साथ बात की जाती है। तो हम ये सिर्फ इस इंप्रेशन को जो हर वक्त ये अलाप रागा जाता है, हर तरफ सुनने को मिलता है कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो हठधर्म एक जमात है जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो कि कोई मीनिंगफुल बात करें। जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं, जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं, आइन की बहाली चाहते हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है। जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जो ज़ाहिर कुछ कर सके, कुछ दे सके, ये हुकूमत तो कठपुतली है, तो प्रैक्टिकली आप यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो मैंडेट दिया है मुज़ाकरात का, जो अचकज़ई साहब लीड करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत से नहीं है। इस हुकूमत को आप कठपुतली समझते हैं, कुछ दे नहीं सकती। देखिए, हुकूमत उसका एक हिस्सा जरूर है, हुकूमत का अपना एक हिस्सा है। हुकूमत वो इस तरह नहीं है कि हुकूमत आप बिल्कुल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम बात करेंगे तो जो लोग इस वक्त ताकत रखते हैं उनके बगैर इस हुकूमत के साथ भी बात का कोई फायदा नहीं है, बेसूद होगा। क्योंकि देखिए पिछले साल भी यही बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम जो है वो एक ग्रैंड जिरगा का हिस्सा बने और उसका हिस्सा बनते हुए जब एंड ऑफ द डे जब बातें खत्म हुई तो ये थी कि जब तक काजी फाइज साहब नहीं आएंगे और जब तक जो है वो तब तक ना इलेक्शन होगा और ना ही PMLN के जो कायद हैं वो वापस आएंगे और ना इलेक्शन होगा। तो ये चीजें जो है वो उस वक्त भी इस तरह से हुई कि और आज भी अगर इसी तरह से इसका अंजाम होना है जिसका कोई मीनिंगफुल एंड ना हो तो फिर फायदा नहीं है। यानी पटोदा साहब आप ये कह रहे हैं कि यानी कि अचकज़ई साहब को आपकी जमात की तरफ से अचकज़ई साहब को ये मैंडेट नहीं है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द से मिलकर मुज़ाकरात करें और उनके आगे आपकी डिमांड रखें, यह मैंडेट नहीं है। देखिए, हमारी जमात की तरफ से अचकज़ई साहब की एक रिक्वेस्ट आई कि हम जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं। अब अचकज़ई साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने नून लीग के साथ करना है, मुज़ाकरात करने हैं या पीपल्स पार्टी के साथ करने हैं, तो वो यकीनी तौर पर हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे और अगर वो हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे तो फिर जाहिर है हमने उनको एक मैंडेट दिया है, खान साहब ने इजाज़त दी है उनको, तो खान साहब अपनी बात पे भी कायम रहेंगे और तहरीक इंसाफ भी अपनी बात पे कायम रहेगी। लेकिन अब ये अचकज़ई साहब अब इसको मजीद वाज़ेह करेंगे कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं।
अच्छा, यानी कि चॉइस आपने अचकज़ई साहब पर छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमने करनी नहीं है, नहीं, अचकज़ई साहब इस हुकूमत से, इन जमातों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। अगर वो करेंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे, मैंडेट आपने दिया है, मगर फिर वो कॉन्फिडेंस में लेके किस तरीके से जो आपकी डिमांड है उसको डिलीवर किया जाएगा, मुज़ाकरात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी डिमांड कोई गैर आईनी गैर कानूनी डिमांड नहीं है। हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर 8 फरवरी का पूरे इलेक्शन का जो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को जिस तरह से फॉर्म 47 के नाम पे बिल्कुल उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन लोगों को मैंडेट मिला था वो आज रोड्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, और फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो लोग हारे हुए लोग हैं वो इस वक्त असम्बली में है और वो हुकूमत कर रहे हैं। तो इस किस्म की हुकूमत के पीछे आवाम नहीं होती। देखिए, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। साहब, यानी ये इसलिए है आज का फैसला कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई मसबत जवाब नहीं आया। खान साहब ने कहा था जिनके पास इख्तियार है उन्हीं से बात करेंगे। अलवी साहब ने कहा था कि अगर चौकीदार खुद को घर का मालिक समझ ले तो फिर उसी से बात करेंगे। तो क्या ये इसलिए है ये वाला कदम? देखिए जी, हमारी तरफ से एक तो ये कि ये किसी किस्म का इंप्रेशन लेना कि हम ये स्ट्रगल करते हुए थके हैं, तो ये बिल्कुल गलत खाम ख्याली है। हम अपनी जगह पे कायम है, अपने मौक़िफ़ पे कायम है। हम किसी किस्म का अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। दूसरी बात कि हमें हर तरफ से ये आवाज़ आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको याद होगा कि जजेस साहबान ने ये कहा कि अगर घर में आग लगी हो तो पानी पाक ना देखें, आग को बुझाएं। तो हम वहाँ भी रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम इस प्रोसेस या किसी भी तरह से इस किस्म के किसी इंप्रेशन को बिल्कुल हम नहीं आने देंगे कि हम हर धर्म जमात हैं या हम बातचीत पर यकीन नहीं रखते। और जब भी आपको हमारी सियासी तहरीक है और सियासी तहरीकों का जो अंजाम है वो हमेशा डायलॉग के ऊपर ही होता है। तो ये बात तो क्लैरिटी के साथ है कि हम तो बातचीत वाले लोग हैं, हम बातचीत के जरिए ही हल तलाश करेंगे। हमने कोई बंदूक या उस किस्म की सियासत नहीं करनी, ना हम ऐसे लोग हैं कि इंतशार की तरफ मुल्क को जाने दें। अब बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि मुल्क के मसाइल का हल करना है और उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ठीक नहीं होता किसी किस्म की मुआशी तरक्की जो है वो मुमकिन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना सरोला साहब मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक तब्दीली ज़रूर आई है तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में, मगर ज़रा इनडायरेक्ट तरीके से आई है। वो ये नहीं कह रहे वो आपसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे। वो कह रहे हैं अचकज़ई साहब इत्यादी हमारे वो वफ्द की सूरत में मुज़ाकरात करेंगे जिससे वो मुज़ाकरात करना चाहें और उन्हें लगे कि मायने खेज़ हो सकते हैं तो वो हमें कन्विंस करें, बेशक फिर वो कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत सख्त मिजाज रखते हैं और हम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो दरमियान का रास्ता निकाला है वो खुद नहीं, मगर अचकज़ई साहब के थ्रू हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है। हुकूमत क्या डिलीवर कर सकती है और क्या हुकूमत तैयार है? देखें, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, उनका न सिर्फ PMLN पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से उनका बड़ा अच्छा तल्लुक़ है, बल्कि माजी करीब में जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे और हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात बना रहे थे, तो उस वक्त ये साहिबान जो हैं ये हमारे साथ खड़े थे। तो इसलिए अगर उन्होंने इस बारे में जब भी बात करनी चाहिए तो उनके लिए तो कोई जो है वो रुकावट नहीं है। वो जब चाहें मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिल सकते हैं, जरदारी साहब से भी मिल सकते हैं, और अगर हमें ये मालूम हो कि उन्हें मिलने की ख्वाहिश है या वो कोई बात करना चाहते हैं तो हम ख़ुद भी उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ये इनडायरेक्ट बात कोई समझ में आई है तो इसको आगे चल के देखा जाएगा कि इसके कोई मुस्बत मानी है, और अगर ये ऐसे ही बात आगे बढ़ती है तो मैं तो ये पहले कई बार कह चुका हूँ कि इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में इस वक्त मुल्क है, सियासी तौर पे भी और मौशी तौर पे भी, सियासी जमातों के दरमियान और सियासी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात के डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं निकलेगा। किसी ने मैंडेट की किसी को वापसी चाहिए हो, या किसी को जो है वो रिहाई चाहिए हो, या किसी को जो है वो मामलात को किसी सिमत आगे बढ़ाना जो है वो मकसूद हो, तो उसका रास्ता एक ही है और वो डायलॉग है।
अब राज साहब एक एक करके फिर बात कर, आपने कहा कि दोनों जो उनके मुतालबात हैं उनके हल का भी रास्ता जो है वो डायलॉग ही है और आप इंगेज करने के लिए तैयार हैं। नाउ ज़ाहिर जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो दोनों पार्टीज़ जो होती हैं उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो अपने जो मैक्सिमम डिमांड होती है उसके साथ आते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है कि उनके जो कैदी हैं वो रिहा हों, आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि उन्हें लगे कि हाँ ये मायने खेज़ हो सकते हैं और अचकज़ई साहब कन्विंस कर सकें तहरीक इंसाफ को कि ये मायने खेज़ हो सकते हैं? देखें, इस वक्त जो हमारी असेसमेंट है या हमारी जो रिपोर्ट्स हैं कि पीटीआई जो है एक नया 9 मई करने के ऊपर जो है वो काम कर रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो उसकी पेशबंदी के लिए जो किया जाना मकसूद है तो वो तो फिर वही होगा। उससे फिर उनको गिला भी होगा, उनको शिकवा भी होगा। वो ये भी कहेंगे कि जी हमारे साथ सख्ती हो रही है। और अगर वो डायलॉग के प्रोसेस में आते हैं तो फिर कम से कम उनकी इस इंटेंशन के मतलब जो है वो बात वाज़े होती है कि वो सोच क्या रखते हैं और किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से अगर वो रिहाई की बात करते हैं, अपने मुकदमात की बात करते हैं या मैंडेट की वापसी की बात करते हैं तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार ही होगा ना। जब हम इनसे बात करते थे तो उस वक्त इन्होंने पार्लिमानी कमीशन का एक तरीक़ाकार बताया था कि जी ये बहुत अच्छा तरीका है, अदालती कमीशन जो है उनसे तो कोई अच्छा नतीजा हासिल नहीं हुआ। पार्लिमानी कमीशन बनाए और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हम हल इनका निकालें। तो हमने तो उस वक्त इनके साथ मगर राज साहब अब इसमें मसला है जब आप ये कहते हैं नहीं करने दिया गया। हुकूमत के पास इतला ये है कि एक और 9 मई करना चाहते हैं, तो आप तो अब ये तासुर दे रहे हैं कि क्रैकडाउन हो सकता है एक और। अगर एक और क्रैकडाउन होगा तो फिर मुज़ाकरात का कोई अच्छा आगाज़ तो नहीं होगा। अचकज़ई साहब ने साबित करना है कि मायने खेज़ हो सकते हैं। आप साबित कर देंगे अचकज़ई साहब के लिए कि वो तो बड़ा शर्मिंदगी का बाइस बन सकते हैं उनके लिए। वो कैसे कॉन्फिडेंस विन करेंगे तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने के लिए? नहीं, देखें, अब अगर उनकी नीयत मुज़ाकरात की हुई और मुज़ाकरात के ज़रिए से मुस्बत रास्ता निकालने का उनका इरादा हुआ तो फिर यकीनन वो इसकी दूसरा 9 मई करने की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। वरना ये पिछले दिनों में जो उनके बयानात आए हैं, जो गुफ्तगू हुई है, तो उससे ये ज़ाहिर होता था कि उनका ईद के बाद, ये जिस तरह से अब भी कह रहे हैं कि जी ईद के बाद अगर ये ना हुआ तो फिर वरना अगर हम ये करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर नज़र तो रखी जाएगी। मगर आप भी कह रहे हैं ना कि अगर तुमने ये किया या 9 मई किया तो हम ये करेंगे, तो ज़ाहिर एक एक पोजीशन अगर पीछे हटा जाए, आप जो मामला है कि उसमें ये हो कि आप कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से मुज़ाकरात की नीयत हुई तो 9 मई नहीं नज़र आएगा, नहीं आएगा तो फिर आपकी तरफ से भी कुछ डिलीवर होगा कि अगर उनके ऐसे लोग हैं जो गलत कैद हैं, इसके अलावा फिर कैद से रिहा होते हैं तो फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मुकदमात बना दिए जाते हैं, ये सिलसिला रुक जाएगा? देखें शाहज़ेब, मैं इस बारे में कोई ऐसी बात कि जो एक ऐसी पोजीशन हो कि जिसके ऊपर आगे बात ना हो सके, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता। मामला ये है कि ये कहना कि जी ये करें, इसके बाद फिर ये करें, फिर इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात, डायलॉग पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गैर मशरूत होने चाहिए। जब आप बैठें तो फिर आप जब वो बात करेंगे हमारे साथ कि जी हमें मैंडेट वापस चाहिए या हमारे मुकदमात वापस चाहिए, तो उस वक्त हम उसके जवाब में जो हमारे नज़र में मुनासिब रास्ता है या तरीक़ाकार है तो उसके ऊपर बात करेंगे उनसे। देखिए जब बात होगी तो मुज़ाकरात होते इसलिए निकल आएगा कि दो फरीक़ैन के दरमियान एक की डिमांड और दूसरा क्या दे सकता है, उसके दरमियान इतना फ़र्क होता है। उस फ़र्क को कम करने के लिए डायलॉग होते हैं ना, डायलॉग के ज़रिए वो फ़र्क कम होता है और एक पेज पर आने की कोशिश की जाती है। तो मुज़ाकरात से ही होगा मामला। अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम कर लेंगे, अचकज़ई साहब से आप लोगों का भी मामला बेहतर है, तो अचकज़ई साहब की भी अपनी फेस वैल्यू रहे, उसके लिए ज़ाहिर है ये क्रैकडाउन का सिलसिला, ये दूसरे मामला, इस पर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप अब ट्रिब्यूनल्स में अगर मामलात हैं वो एक्सपेडाइट नहीं हो रहे हैं। इस्लामाबाद में अगर मामला चल रहा था तो आपकी जमात ने उल्टा जज साहब पर एतराज़ किया और इलेक्शन कमीशन ने तो फौरी तौर पर फिर तब्दील कर दिया ट्रिब्यूनल, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। तो इस तरीके से कैसे सद्देबाब होगा इस शिकायत का? देखें शाहज़ेब, बाज़ बातें ऐसी हैं कि उनकी तफसील में जाना जो है वो
मुनासिब नहीं है। हमारे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारा भी बाज़ सूरतों में एक ऐसा नुक्ता नज़र या हमारी असेसमेंट है कि हमें फ़लाँ जगह से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उस बारे में फिर हमें भी ये हक़ हासिल है कि हम अपना तरीक़ाकार जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अपनी इंतहा पे है और अदारों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो जिस तरह की तकसीम सामने आ रही है, तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा सके या जिसके ऊपर कोई सेटिस्फेक्शन हो। मामला यही है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की जो बुनियाद है डायलॉग, वो जब तक सियासी जमातों, सियासी क़यादत और उससे आगे बढ़ के, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही थी कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बग़ैर पाकिस्तान इस बहरान से जो है वो मगर आगे उसमें मसला ये है और निकलने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहेगा। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा गया है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, मगर आपको लगता है माहौल ऐसा है कि आप लोग मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात में अगर कोई गिव एंड टेक होता है तो आपको इसकी इजाज़त दी जाएगी? जब माहौल ऐसा हो कि उमर अयूब साहब अदालत में पेश होना चाहें तो उन्हें पेश ना होने दिया जाए, बाद में उनके जो ज़मानत है वो मनसूख कर दी जाए, शिबली फराज साहब के घर पर जो कि इतना पुराना घर बना हुआ है, पहले कभी कुछ ना हुआ हो, पीपल्स पार्टी उनके हक़ में बोल रही हो जो उनके साथ हो रहा है, तो ये सारे मामला हो सकते हैं? देखें शाहजेब, टकराव और तसादम में तो फिर हर चीज़ जो है वो फिर होती है, हमारे साथ भी होती रही है और यही साहबान जो है वो करते रहे हैं। ये आज जिस सूरत हाल में वो ख़ुद गिरफ़्तार हैं, इस सूरत हाल तक इस मुल्क के सिस्टम को पहुँचाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस मेहनत में से कोई एक वाक़या भी अगर निकाल दें तो शायद ये सूरत हाल ना होती। आप मुझे बताएं कि जिस दिन मुज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ़ 1 महीने के फ़र्क से इलेक्शन करवाने के ऊपर जो है वो मुआहदा समझौता होने जा रहा था, इनकी जो मुज़ाकराती टीम है उन लोगों से आप पूछें कि क्या ये ऑफ़र नहीं थी, क्या ये बात होने नहीं जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो विड्रॉ कर लिया उस टीम को। रासिब, ये गलतियाँ हुई हैं, ये और ज़ाहिर मुज़ाकराती टीम के ये असम्बलियाँ ना तोड़ते, हुकूमतें ना तोड़ते, तो क्या ये हालात हो सकते थे? 9 मई ना करते तो ये हालात हो सकते थे। तो ये हालात अब जिसका वो विक्टिम है या जिससे वो नबरदा आज़मा है, इन हालात को बपा करने में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये उन्हीं का सारा किया धरा है। उनकी अपनी जमात के किसी और का कोई कसूर नहीं है। अब उनकी अपनी जमात के रहनुमा इस बात का कहते हैं, जो आप मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात में लोग मौजूद थे वो कंफर्म करते हैं इस बात को कि इमरान खान साहब ने आखिर में जाके वीटो कर दिया। असद उमर साहब बताते हैं कि उन्हें बड़ा समझाया गया, इमरान खान साहब नहीं माने, इतने वाक़यात हुए, मगर अब तो मान गए ना बात करने के लिए, आप भी कह रहे थे, तो कम से कम माहौल बनाया जाए, बात आगे बढ़ाई जाए। अदम इस्तेहकाम की सूरत में आप हुकूमत तो नहीं कर पाएंगे ना, अदम इस्तेहकाम तो अपोजिशन को सूट करता है। देखिए शाहजेब, मैं तो अपनी जमात और अपनी लीडरशिप के बारे में ये बात कह सकता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ने पूरी कौम के सामने ये बात की हुई है और उस बात के ऊपर कायम है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान का शिकार है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। और मेरा 40 साल सियासी ज़िंदगी का जो है वो एक्सपीरियंस है कि हमें सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि डायलॉग की अगर इनकी तरफ से बात हो और ये आगे बढ़ें तो हमारी तरफ से जो है वो डायलॉग से या मुज़ाकरात से इनकार हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। इससे पहले ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, हुकूमत कह रही है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जगज़ई साहब के जरिए होते हैं उसके लिए भी तैयार हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान और कनाडा का मैच जारी है। पाकिस्तान मैच जीतने वाला है, 3 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी हैं। फ़खर जमान से थोड़ी देर पहले आउट हो गए, मगर
रिजवान ने 53 गेंदों पर 53 किए हैं और मैच को यहां तक लेकर आए हैं। बाबर आजम ने भी सहारा दिया, 33 बॉलों पर 33 रन बनाकर वो आउट हुए। तो पाकिस्तान इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में ज़रूर नज़र आ रहा है। आउट भी हमने जल्दी कर लिया था कनाडा को, 106 रन पर आउट किया। बॉलर्स ने सबने ही अच्छी बॉलिंग की। अगर 6 रन एंड ओवर से अगर कोई ऊपर था तो वो सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ थे। नसीम शाह 6 रन एंड ओवर, बाकी सब ने काफ़ी इकनॉमिकल बॉलिंग की, सबने ही इकनॉमिकल बॉलिंग की और अपना किरदार अदा किया। अब यहाँ से अगर मगर की गेम बहरहाल शुरू हुई है और पाकिस्तान को आगे पहुंचने के लिए, आगे जाने के लिए ना सिर्फ खुद जीतना है बल्कि तवक्को भी करनी है कि अमेरिका अपने बाकी 2 मैचेस हार जाए। ये दुआ भी करनी है कि पाकिस्तान के जो आगे के मैचेस हैं उसमें मौसम के हालात ठीक रहें, बारिश ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका को दोनों हर हाल में हारने हैं। पाकिस्तान को इस वाले मैच के बाद अगला मैच हर हाल में जीतना है। ऐसा होगा तो ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर सूरत हाल देख रहे हैं, 2 रन पाकिस्तान को चाहिए, 16 गेंदें बाकी हैं, 7 विकेटें हाथ में हैं, यानी कि ये मैच तो पाकिस्तान के हाथ में आ रहा है और इस वक्त स्कोर बराबर हो गए, बल्कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त जीत गया और ये 2 रन बन गए हैं। पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बॉलिंग की और फिर बैटिंग भी मुस्तहकम अंदाज में करते हुए रन चेज़ कर लिए हैं। हमारे साथ सिकू भाई मौजूद हैं, साथ ही अहमद शहजाद मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब के पास बड़ी अहम इस वक्त न्यूज़ है कि और आज उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या हो सकता है। सरप्राइजिंग बात है कि इस मुल्क में जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ और सर्जरी की बात कर दी। अपनी नाकामी का एतराफ़ कर नहीं रहे हैं। काकुल में टीम थी, वहाँ पहुँच गए वो उसे लेक्चर देने। इंग्लैंड में टीम थी, वहाँ पहुँच गए वो लेक्चर देने। आयरलैंड में पहुँच गए, अभी वर्ल्ड कप में पहुँचे हुए हैं। हर जगह वो लेक्चर देने पहुँच जाते हैं। हर अपनी टीम उन्होंने सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी अपनी मर्जी की और अपने नौयत की बना डाली, मगर अपनी जिम्मेदारी वो कबूल करने को तैयार नहीं है। और ज़ाहिर इस मुल्क में कौन है जो उनका एहतसाब करे, जो जिस किस्म की वो गलतियाँ कर रहे हैं और जो टीम का हाल करने में ज़का अशरफ साहब के बाद उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। शिकू भाई, जीत गए हम, ये मैच जीतना है हमने, अगला भी जीतना है, उसके अलावा अमेरिका ने हारना है। कैसी लगी आज की कारकर्दगी? या ठीक है, मतलब देखिए पाकिस्तान और कनाडा की टीम के दरमियान बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। एक बहुत बड़ी टीम है हमारी और कनाडा की नहीं है, जिस तरह के अमेरिका के साथ थी। मगर अमेरिका ने तो हमें सरप्राइज कर दिया था, मगर यहाँ पर ये लोग बहुत सेंसिबल खेले। मेरे ख्याल से अच्छी चेंज की उन्होंने, इफ्तिखार की जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, और टॉस जीत गए वो भी बहुत अच्छा किया, बैट फील्डिंग कर ली वो भी बहुत अच्छा किया, और हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मगर फिर वही चीज़ जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि शाहीन ने पहले ओवर के अंदर 2 फुल टॉसों पे 2 चौके खा लिए, तो वो अपनी लेंथ को और डायरेक्शन को जो है ना वो अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैंने अपने प्रोग्राम में ये बोला कि ये बाउंस क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करनी शुरू की, जिससे गेंद पड़ के निकला है, तो उससे जो कैनेडियन थे थोड़े हिले। तो मुझे ये यकीन नहीं आता कि ये पिचेस को देखकर वहां पे जितने लोग हैं उनके समझ में नहीं आती किस किस्म की पिच है, उधर किस किस्म की बॉलिंग करनी चाहिए। तो एनीवे इट वाज अ गुड मैच टू विन। एटलीस्ट नाउ हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए हैं, और अब थोड़ी देर बाद मैं जरा, जब तक आप दूसरों से बात करेंगे हमें पता चल जाएगा कि रन रेट कितना हो गया है, कितना बड़ा है। अगर आपके पास है तो बताते हैं। वैसे मगर रन रेट पे तो मसला है ना, मैं पता नहीं है कि अमेरिका कितने बड़े मार्जिन से इंडिया से हार सकता है या नहीं हार सकता है। तो रन रेट से ज़्यादा तो अभी जीतने और हारने की गेम है कि अमेरिका दोनों हारे, हम दोनों जीते, तो फिर उसके बाद रन रेट मैटर करना शुरू करेगा। अभी तो बड़े अहम मैचेस अमेरिका के खुद के भी बाकी हैं। भट्टी भाई, आपने आज रिपोर्ट भी किया है, ज़ाहिर है वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल है टीम के अंदर भी? इसके अलावा अभी आप बता रहे थे कि बड़ी बुरी खबर यह है कि शायद बारिश की बड़ी तवक्को है पाकिस्तान के अगले मैच में। जी हाँ शाहजेब साहब, जो फ्लोरिडा में मैच होना है पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान, उसमें जो मैट ऑफिस वहां का फोरकास्ट कर रहा है कि जुमेरात के बाद से संडे को मैच है, मंडे तक थंडरस्टॉर्म है और हैवी रेन की फोरकास्ट की जा रही है। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पाकिस्तान 1 पॉइंट भी लूज करता है तो फिर पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 3 पॉइंट्स में फिनिश करेगा और अमेरिका के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन नकवी साहब कल रात पहुंचे हैं अमेरिका से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आने के बाद उन्होंने क्रिकेट के जो लोग हैं उनमें फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, उनसे भी मुशावरत कर रहे हैं। देखें, हमारे क्रिकेट का अलमिया ये है कि हम पिछले 3 साल में 5 चेयरमैन पाकिस्तान के चेंज हुए। हर चेयरमैन मुझे बड़ी भाई अभी का तो बताइए ना, अभी क्या हो रहा है वहां पर? अभी का बताइए। ये बिल्कुल हुआ, ये तो फैक्ट्स है, इसके अलावा क्या हुआ है? देखिए, अभी मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल उनको इस चीज की इत्तला है
कि टीम में ग्रुपिंग है, जो कोचेज हैं उन्होंने भी ये बताया है, जो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज जो उनके दस्तेराज हैं जिनको एब्सोल्यूट पावर्स दे दी गई है, तो अब वो चेंज तो करने जा रहे हैं। और सुना ये कि ईद के फौरन बाद जो मंडे से वीक शुरू होगा उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऐलानात करेंगे। लेकिन मसला है कि इस वक्त हम T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं और जुलाई में पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैच खेलने हैं। इस वक्त गैरी कस्टन के हेड कोच हैं, उस वक्त हमारे कोच आ जाएंगे जैसन गैलेस्बी। तो ये इनके लिए सिचुएशन तो काफी खराब है, लेकिन खराब उन्होंने खुद की है। और सब, और मुझे ये बताइएगा सिकू भाई कि ज़ाहिर अब जो अगर हम पिछला मैच देखें, जो बात की जाती है टैलेंट की, तो जो पिछला मैच हम हारे हैं सिकू भाई, उसमें टैलेंट का 120 रन चेस करने थे, उसमें तो ब्रेन इस्तेमाल करने का मसला है ना। जो हम अमेरिका से आ रहे हैं आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल जो हारिस ने की है, अब हारिस में टैलेंट की तो कमी नहीं है, दिमाग का मसला था। जो पिछला मैच हम हारे हैं, जब आपको 48 गेंदों पर 48 चाहिए, 8 विकेटें आपकी बाकी हों, जो रिजवान ने शॉट खेला है बुमराह को, जिसको विकेट नहीं देनी थी, पता था, मगर बुमराह को क्रॉस खेलना, तो खिलाड़ियों को माइंड कैसे अप्लाई करना है गेम के अंदर, ये उसका भी बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ टैलेंट की बात करते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो आप लोगों की आवाज इको हो रही है, उसको अगर सही कर दें। अच्छा देखें, अभी हमारा जो रन रेट था पहले माइनस में था, तो अब माइनस से निकल गया है, तो वी आर नॉर्मल। हम लोग अब 191 पे आ गए, 0.191 विच इज नॉट बैड। और हम अब अमेरिका से मतलब कि रन रेट के अंदर इतने बुरे नहीं है, इतने दूर नहीं है। अब आप जो टैलेंट की बात कर रहे हो, एक्चुअली शाहजे, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ, ये लड़के जो हैं सिर्फ 4 दिन की क्रिकेट पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम व्हाइट बॉल खेलेंगे, 4 ओवर कराएंगे, खूब पैसा बना लेंगे। नहीं, इनको हर हाल में आपने 4 रोजा क्रिकेट खिलानी है। उस 4 रोजा क्रिकेट से ये चीजें बनती हैं, डेवलप होती हैं, आपको डिफरेंट पिचेस मिलती हैं। पाकिस्तान में भी ये खेलेंगे तो उनको डिफरेंट पिचेस मिलेंगे जहां उनको एक्सपीरियंस होगा, हाउ टू प्ले, हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस। तो ये चीज वो नहीं करते हैं, और यही वजह थी कि हारिस ने भी उस दिन खराब गेंदें की अमेरिका के खिलाफ। आपके आमिर ने जो है वो व्हाइट बॉलें दे दी, जिसकी वजह से हम हारे। वरना तो मैं समझता हूं कि कोई तुक ही नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनता था कि हम अमेरिका से मैच हारे। और इंडिया वाला मैच तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना क्लोज हम आ गए थे, सब कुछ हो गया था। और जो आप बात कर रहे हो बुमराह की, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ये लड़के हमेशा वो प्लान कर लेते हैं कि किस तरह किस बॉलर को मारना है, मगर उन्होंने किया ही नहीं। आई डोंट नो। मगर भट्टी भाई, हमें उस वक्त नजर आया कि जब अगर हारिस लास्ट ओवर कर रहा है, उसे कोई आके बताए, कोई समझाए। इसके अलावा जब मैच हो रहा है, इन मैनेजमेंट का भी काम है ना कि प्लेयर्स को बताना कि अब किस किस्म के आपने आगे शॉट्स खेलने हैं, बॉलर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सुपर ओवर के अंदर या उससे पहले। क्या मैनेजमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही होती? अगर कप्तान की हमें नजर आ रहा है कि बाबर आजम जो है बतौर कप्तान कोई इतने बहुत इंटेलिजेंट कप्तान नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैनेजमेंट मुदाखलत करती है, लेकिन शाजिब साहब, हमारा जो अलमिया है कि हमारे जो हेड कोच है गैरी कस्टन, उन्होंने तकरीबन 13-14 दिन पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, तो उनको तो अभी पाकिस्तान का सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। अगर आप वो सुपर ओवर वाला मैच देख लें, जिस वक्त ऊपर से 2 बैट्समैनों ने ड्रेसिंग रूम से नीचे आना था, तो मैंने ये टेलीविजन पर देखा कि गैरी कस्टन खुद नीचे से ऊपर देख रहे थे कि कौन से 2 बैट्समैन नीचे उतर रहे हैं। फिर ये इनके पास जहन में था कि आजम खान से हम सुपर ओवर में आजम खान को बैटिंग के लिए भेजेंगे। पता चला आजम खान तो 10 ओवर फील्डिंग करने के बाद, क्योंकि वो पहली गेंद पर 0 पर आउट हो चुके थे, आजम खान पहले ही बाहर आ चुके थे। आजम खान को अंदाजा नहीं था कि इस मैच में मेरी दूसरी बार भी बैटिंग आ सकती है। तो ये सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जो कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी हैं। और कल मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था याया हुसैनी को, याया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अजहर महमूद, जिसको एक फ्रेंचाइज ने डिमोट कर दिया कोचिंग में, हमने उनको प्रमोट करके बॉलिंग कोच से पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच बना दिया। तो हमारे यहाँ गवर्नर के सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने देखिए अनाउंस तो कर दिया कि मैं बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूं, तो अगर ये जो बयानिया ये तो गलत साबित हो जाएगा। यही गलती अक्टूबर में ज़का अशरफ ने भी की थी। अभी वर्ल्ड कप में 3 ग्रुप मैच पाकिस्तान के बाकी थे, उन्होंने पहले ही मुशावरत शुरू कर दी, और टीम में कप्तानी में तब्दीली करूंगा
और जो अपनी सर्जरी है जो उसके हवाले से ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब ने भी बात की है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो खुद अपना किरदार अदा किया है उनका एहतसाब कौन करेगा। ज़ाहिर हुकूमत में तो वो ताकत नज़र नहीं आती है। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ बोलिए। अहमद शहजाद, ज़ाहिर है परफॉर्म किया मगर अभी तक अगर मगर की गेम में हम वो बात तो अपनी नज़र आ ही रही है। आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि यहाँ से कोई रास्ता निकले? आज की कारकर्दगी पर भी कॉमेंट कीजिएगा। जी इंशाल्लाह, देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमारी तो हर दफ़ा टूर्नामेंट्स में ऐसा ही होता है कि हमें इसी तरह दुआएं करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे बिकॉज़ हमारा ही मुल्क है, हमारे मुल्क की टीम है, दुआएं तो कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक तो अपने 2 मैचेस जीतने हैं, ना सिर्फ जीतने हैं और अच्छे रन रेट से जीतने थे। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो यूएसए और आयरलैंड वाला मैच है, अगर वो मैच यूएसए जीत जाता है तो यूएसए थ्रू हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगर यूएसए और आयरलैंड वाले मैच में देखें तो 90-95% जो है रेन फोरकास्ट है, और अगर वहाँ पे बारिश भी हो जाती है तो यूएसए को 1 पॉइंट मिल जाएगा, वो थ्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन आज के मैच में देयर आर थिंग्स जो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सा हमें ये टारगेट को, जिस तरह ज़बरदस्त बॉलिंग में बॉलिंग साइड ने परफॉर्मेंस की थी, तो ये टोटल को अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है, थोड़ा और जल्दी किया जा सकता है बिकॉज काफी सारी विकेट्स थी। अहमद आपका भी, आपने भी वी गॉट टू अंडरस्टैंड के जो अभी तक पहले हुआ आपका बड़ा क्रिटिकल ओपिनियन है उसके ऊपर, मगर जो बात हो रही है वो ये है कि 120 रन जब आपको चेस करने हो, 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए हो, 8 विकेटें बाकी हो, तो आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मसला टैलेंट का है, फॉर्म का है या फिर ब्रेन इस्तेमाल करने का है। जो हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जब हम यूएसए से मैच खेल रहे थे, जब मैच सुपर ओवर में गया, जो आखिरी बॉल की है, जब पिच आपको हेल्प कर रहा हो और आप वैसी बॉल करें, फील्ड उसके हिसाब से ना रखें, तो माइंड यूज करने का भी मसला है प्लेयर्स के साथ। सिर्फ और सिर्फ ये मसला नहीं है कि उनमें टैलेंट है या नहीं। जी गेम अवेयरनेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ें आप जब क्रिटिकल होने की बात कर रहे हैं, यही वजह है कि जब हम ये चीज़ें होते हुए देखते हैं और जब उसको वो अननोटिस चली जाती हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, सो ऑब्वियसली आपकी मुल्क की टीम है, आपको भी थोड़ा सा हर्ट होता है, गुस्सा होता है। लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे तो टीम इतनी अंडर प्रेशर है, वो उनके खेलने से लग ही रहा है, स्पेशली बैटिंग जो है आपकी, बॉलिंग तो फिर भी अच्छा करके दे रही है, लेकिन टीम इतनी अंडर प्रेशर है कि आप उनसे इतना क्या ही डिमांड और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद हमारे लिए इतना ही था कि यही बहुत है कि हमने कनाडा को जिस तरह भी मारा है, मार लिया है, तो ये भी बहुत है आजकल की क्रिकेट में इनके लिए, जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर रिजवान जो है, हमने लास्ट मैच में भी देखा कि वो 45 बॉल ले गए, उसके बाद उन्होंने 28-30 रन किए, आज भी उन्होंने इसी तरह की क्रिकेट खेली। अब रिजवान का मसला ये है, देखें कि ये पिच थोड़े से ठीक है, थोड़े ट्रिकी तो है, लेकिन आप एज ए बैट्समैन इस पिच के ऊपर फिर एक शॉट पे खड़े रहते हैं कि आप कट का और पुल का इंतजार करते हैं। और अगर आप अर्ली ऑन रिजवान की इनिंग में देखेंगे, पहले 2-3 ओवर्स में उनको 3 से 4 इस तरह के बॉल मिले जिसपे वो शॉर्ट एंड वाइड थे, और अगर इनकी जगह कोई भी और डिसेंट प्लेयर उस टाइम खेल रहा होता तो वो उसको कट पे चौका मारता। लेकिन सिंस रिजवान एक टोटली बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हैं और वो जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं वो लेग साइड पे जो है ना इंतजार कर रहे होते हैं, तो जब आप प्री प्लान लेग स्टंप पे मारने के लिए खड़े होते हैं तो उसके बाद जो बुरे बॉल आते हैं आपके एरिया से हट के होते, वो भी बुरे ही हैं, लेकिन आप एक साइड को टारगेट करके खड़े होते हैं तो वो बॉल्स आप मिस कर देते हैं। तो ये तो चीज़ बड़े अरसे से रिजवान में चलती आ रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आज मैच जीता है। एटलीस्ट इंशाल्लाह दुआ यही करेंगे कि जितनी भी आगे क्रिकेट इनकी पड़ी है, अल्लाह ताला इनका साथ दे दे और किसी न किसी तरीके से हम थ्रू कर जाएं। बहुत शुक्रिया। मशहूर इस हवाले से बात कर रहे थे, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ऐसा हो जाए, मगर हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब मौसम भी पाकिस्तान के खिलाफ नतीजे भी बहुत ज़्यादा अहम है। कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अगले माली साल के बजट का ऐलान करेंगे और आज उन्होंने अपनी टीम के साथ रवां माली साल के मुआशी सर्वे के आदाद शुमार का ऐलान कर दिया। मुआशी सर्वे के मुताबिक रियल, फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में बेहतरी आई है। रवां माली साल में 2.38% की GDP तरक्की देखी गई, जिसमें सबसे बड़ा किरदार एग्रीकल्चर का था। रवां माली साल में 6.25% की एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता बरस एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.27% की तरक्की देखी गई थी। मुआशी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1.21% की तरक्की देखी गई, जबकि मुल्क के GDP का हजम $375 अरब पर पहुंच गया, जबकि फीकस आमदनी $1551 से बढ़कर $1680 पर पहुंच गई है। और दूसरी तरफ मुल्क में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो मजीद कम हो गया है। गुज़िश्ता बरस इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 14.13% था, जो इस माली साल में मजीद गिरकर
13.14% पर आ गया है, जबकि नेशनल सेविंग रेट गुज़िश्ता बरस की तरह 13% की सतह पर ही रहा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की 6.25% की तरक्की में 16.82% की तरक्की बड़ी फसलों में देखी गई। 11.6% इजाफे के साथ गंदम की पैदावार 31.4 मिलियन टन पर पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता बरस यह पैदावार 28.2 मिलियन टन पर थी। कपास की पैदावार जो गुज़िश्ता बरस बारिशों और सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई थी और 4.9 मिलियन बेल्स पर पहुंच गई थी, वो इस बरस 10.2 मिलियन बेल्स रही, जबकि चावल की पैदावार में 34.8% का इजाफा देखा गया और पैदावार गुज़िश्ता बरस के 7.3 मिलियन टन से बढ़कर 9.9 मिलियन टन तक पहुंच गई, जबकि गन्ने और मकई की पैदावार में बिलतरतीब 4% और 10.4% की कमी देखी गई, जबकि जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक बार फिर मनफी ग्रोथ देखी गई है। गुज़िश्ता बरस 7% की कमी के बाद इस साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1% की कमी रिकॉर्ड की गई। मुआशी सर्वे के मुताबिक बढ़ते हुए फिस्कल खसारे से निमटने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन के इकदाम किए गए हैं, जिससे रेवेन्यू में तो इजाफा हुआ मगर अखराजात में इजाफे से दबाव बढ़ा, जिसमें सबसे बड़े अखराजात सूद की अदायगी में इजाफे की वजह से थे और इस वजह से जुलाई से मार्च तक फिस्कल खसारा जीडीपी का 3.7% रहा, जो पिछले साल जितना ही है, जबकि इस माली साल के इब्तिदाई 9 माह में प्राइमरी सरप्लस 1615 अरब रुपए या जीडीपी का 1.5% रहा, जबकि पिछले माली साल के 9 माह में 503 अरब रुपए या जीडीपी का 6% था। जुलाई से मार्च तक इखराजात में 36.6% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 18.7% का इजाफा देखा गया था, जबकि इस साल में जो टोटल इखराजात में 36.6% का इजाफा हुआ है उसमें से 33.4% इजाफा करंट इखराजात में था, जिसमें 54% इजाफा सूद की अदायगियों में देखा गया था। रेवेन्यू की बात की जाए तो जुलाई से मार्च तक टोटल रेवेन्यू में 41% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 18.1% का इजाफा देखा गया था और इस साल इजाफे की बड़ी वजह नॉन टैक्स रेवेन्यू में 90.7% का इजाफा है, जिसमें बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक के मुनाफे का है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी, मार्कअप और ऑयल एंड गैस से मिलने वाली रॉयल्टीज ने भी अपना हिस्सा डाला। जबकि टैक्स आमदनी की बात की जाए तो जुलाई से मार्च तक 29.3% का इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता बरस 16.5% का इजाफा देखा गया था, जबकि रवा वाली साल के इब्तिदाई 9 माह में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 67,525 अरब रुपए पर पहुंच गया है, जिसमें से 43,432 अरब रुपए डोमेस्टिक कर्जा और 24,093 अरब रुपए या 86.7 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों की मद में है। आज मुआशी सर्वे का ऐलान करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आगे आने वाली मुआशी इक़दाम का भी जिक्र किया। बजट में टैक्स इक़दाम के हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, हर एक को अपना हिस्सा देना है, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। जिस प्रिंसिपल के साथ सर हम आगे जा रहे हैं, जहां जहां हमने रिफॉर्म करनी है उसमें दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो आज हमारे पास पॉलिसी है और हम उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, उसको इन्फोर्स करवाना है, वेदर इट्स ऑन द टैक्स साइड और वेदर इट्स ऑन द पावर साइड। अगली चीज हमने ये करनी है कि जो नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो मैं एफबीआर से शुरू करता हूं, वहां जो लीकेजेस हैं उनको हमने पहले ब्लॉक करना है। ट्रैक एंड ट्रेस हमारा काम नहीं किया, जो हमारा पॉस काम नहीं किया, जिस तरह हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम की जा सके। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू सी, देयर आर नो सीक्रेट काउज, देयर आर नो सीक्रेट काउज। एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिस्कोस के बोर्ड्स को तब्दील करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएंगे। हम एक बात जानते हैं कि अब डिस्कोस पब्लिक सेक्टर्स में नहीं रह सकते। डिस्कोस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसको ठीक करना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर एसएमई प्रोफेशनल्स लेकर आएंगे। वी आर गोइंग टू टेक दिस डिस्कोस इनटू द प्राइवेट सेक्टर। उसके दो रूट्स हो सकते हैं। हम आला तुर्किया उसको कंसेशन साइट पे ले जा सकते हैं और वी हैंड इट ओवर एक्चुअली टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड दे टेक इट फॉरवर्ड, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये पब्लिक सेक्टर में नहीं रह सकते। जबकि पास्को के बारे में उन्होंने कहा कि हम पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे, हुकूमत को जितना मुआशी सरगर्मियों से निकालेंगे उतना ही उसमें बेहतरी आएगी। I appreciate wheat is staple, rice is not. तो इसमें जितना हम कहेंगे कि जी पहले सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें, फिर we follow through और we don't follow through, we have to get out of this cycle। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो पास्को है, we are going to restructure पास्को। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमें रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। Does it have to be in the public sector by the government? Absolutely not। We are going to make announcements around पास्को as well। Because देखें, जितना हम गवर्नमेंट को निकालेंगे इन एक्टिविटीज से, उतना ही हर चीज में बेहतरी आएगी।
जबकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के पास मौजूद डॉलर्स के ज़खायर का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट ऑपरेशन से आया है। स्टेट बैंक के रिजर्व 9.1 बिलियन डॉलर है। इसमें वो अमाउंट कितनी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से परचेज किया? डॉलर का रिजर्व, इसीलिए मैंने क्वालिटी की बात की है। एग्जैक्ट नंबर तो आप गवर्नर साहब से बात कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी मच हिज डोमेन, बट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट हैज कम फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।